हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते हैं फिर शुरू एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, जहां पे हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स के ऊपर। इस सीरीज में हम लेसन नंबर 3 तक खत्म कर चुके हैं, लेसन नंबर 4 भी शुरू हो चुका है। तो जिसने अब तक ग्राफ की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ना देखी हो, उसका लिंक मैं टैब पे लगा दूंगा, आप जाके पहले आराम से वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर करते हैं शुरू ग्राफ के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, जहां पे हम पहले बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर। यानी कि इस वीडियो में सबसे पहले बात करनी होगी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, ठीक है, और क्या इक्वेशंस होती है स्ट्रेट लाइन की। देखो, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए अब देखो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो 1 वेरिएबल में भी हो सकती है और 2 वेरिएबल में भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर कहीं पर लिखा हो ax + b, तो ये क्या है हमारे पास लाइन की इक्वेशन जहां पे एक ही वेरिएबल है x। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये देखो, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है ax + by + c, यहाँ पे यही बराबर होगा 0 के। यहाँ पे क्या लिखा है ax + by + c बराबर है 0 के। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना जो आप वेरिएबल्स यूज कर रहे हो उसकी पावर में सिर्फ 1 होना चाहिए। अब ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ax + by + c बराबर 0 के। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो अब इन 2 वेरिएबल्स जहाँ पे x और y हमारे क्या है वेरिएबल और a b c हमारे यहाँ कांस्टेंट। आप चाहो तो a b c की जगह कुछ भी रख सकते हो, बस a और b 0 मत रखना, क्योंकि मान लो अगर a 0 हो गया तो x खत्म हो जाएगा और b 0 हो गया तो y खत्म हो जाएगा, यानी कि एक ना एक वेरिएबल गायब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी आप a और b क्या है कांस्टेंट है, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना a को 0 मत करना, a को 0 मत करना। अब मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशंस की। जैसे मैं इससे समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने इक्वेशन लिख दिया x + 4 बराबर है 0 के। कोई पूछे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सुनो, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और अगर x हो तो सिर्फ x की वैल्यू, x और y हो तो x और y की वो वैल्यूज जहाँ पे दोनों टर्म्स बराबर हो जाए, यानी कि LHS बराबर आ जाए RHS के, ठीक है। तो मैंने देखा कि x की जगह ऐसा क्या रखूं कि पूरा 0 हो जाए, यानी कि 0 के बराबर आ जाए। तो मैंने देखा अगर x की जगह -4 होता तो ये 0 हो जाता, है ना। अगर मैं x की जगह -4 रख दूं तो क्या हो जाएगा, -4 + 4 0। मतलब आपको ऐसा पता लगा, मैंने यहीं से निकाली थी x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आएगी, 4 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा -4 आ गया, यानी कि ये मैं निकाला इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और इससे हमने क्या समझा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब मैं इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने इसका एग्जांपल दिया x + y बराबर है 14 के, ठीक है। ये इक्वेशन है जहां पे a हमारा 1 है, b हमारा 1 है और c हमारा -14 है, क्योंकि c कब होता है, जब c इस तरफ आ जाए। आई बात समझ में, ध्यान रखना, पहले इस तरफ लेके आओगे, इस तरफ 0 रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब ये बात समझते हैं कि भाई इसे कितने सॉल्यूशन आएंगे। आपको बता देता हूं इसे मैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे मान लो मैं x की जगह 1 रखूं, y की जगह 13 रखूं तब भी 14 आ जाएगा। मैं x की जगह 2 रखूं, y की जगह 12 रखूं तब भी 14 आ जाएगा। x की जगह 3 रखूं, y की जगह 11 रखूं तब भी 14 आ जाएगा। x की जगह 0 रखूं, y 14 कर दूं तब भी, x 14 रख दूं, y 0 कर दूं तब भी। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो ये थी लाइन की इक्वेशन के ऊपर कुछ खास बातें, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट ऑलमोस्ट उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म और किस किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल भी होते हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है फिलहाल। अब हम बढ़ते हैं आगे। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 1 पॉइंट एंड स्लोप m इज गिवन। अब एक सिंपल सी बात है, इक्वेशन ऑफ लाइन जब आपको एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो। अब कईयों को स्लोप नहीं पता होगा, तो भाई आप आराम से जाके पिछली वीडियो देख सकते हो। क्योंकि मैंने कहा ना, कोशिश ये क्या करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, ताकि किसी भी कंसेप्ट में आपको दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि स्लोप का कंसेप्ट मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वैसे स्लोप होता क्या है, जो लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है ना, उसे हम बोलते हैं स्लोप, उसके टेंजेंट को। तो देखो यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 1 पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। अगर स्लोप गिवन है और इक्वेशन ऑफ लाइन भी गिवन है, तो स्लोप क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, अगर एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो। तो मान लो पॉइंट ये है x1 y1 और स्लोप है m, तो ये होगा y - y1 बराबर है m x - x1।
ठीक है। y माइनस वाई वन बराबर है m x माइनस एक्स वन, जहाँ पे x1 y1 क्या है हमारे पासिंग पॉइंट और m हमारा क्या है स्लोप। तो बात ये x और y क्या है, ये x और y यूं के यूं रहेंगे। बात ये यूं के यूं क्यों रहेंगे, क्योंकि मेरे भाई सिंपल सी बात है, लाइन की इक्वेशन में x और y भी तो होंगे, तो ये वो वाले x y हैं जिनकी जगह कुछ भी पुट नहीं होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं इसी बात को। मान लो अगर पॉइंट में है 2,3 है पॉइंट और स्लोप दे रखा है आपको 5, ठीक है, ये आ गया m। तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, बहुत इजी है, y माइनस वाई वन, तो y में से घट गया y का पॉइंट यानी कि 3 बराबर है m कितना है स्लोप यहाँ पे 5 और x माइनस x1 कितना है 2 आ गया। तो y माइनस 3 5x माइनस 2, चाहो तो आप ये सोल्व कर सकते हो, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 5x माइनस में 10, फिर यहाँ वहाँ भेज के सोल्व कर लेना। आई बात समझ में, पर इक्वेशन ऑफ लाइन तो ऐसे ही बनेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये तो था इक्वेशन ऑफ लाइन का एक कंसेप्ट। अब समझते हैं इक्वेशन लाइन का दूसरा कंसेप्ट। इसका मतलब जब आपको 2 पॉइंट गिवन हो, यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स इज गिवन, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो इक्वेशन ये रही x माइनस x1 बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या है x माइनस x1। आपको पता है ये इक्वेशन भी ना पिछले वाले तरीके से ही निकली है, अभी बस समझ में, यानी कि पिछले वाला कंसेप्ट यूज किया है। देखो यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे आएगी y, यहाँ पे आएगा y माइनस वाई वन, हाँ अब ठीक कर लेना ये। ठीक है, तो y माइनस वाई वन, देखो वही था y माइनस वाई वन, और इस तरीके से क्या निकलता है स्लोप। याद है ना पिछली क्लास में समझाया था कि स्लोप निकालने के फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला ये भी होता है कि y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, ये ऐसा करते क्या आता है स्लोप आ जाता है। तो बस ये स्लोप आ गया और ये क्या है x माइनस x1। ठीक है, तो ये वही वाली इक्वेशन थी, बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे हमें m की वैल्यू निकालनी पड़ गई। अब एक बात और पूछोगे कि भैया एग्जाम में 2 पॉइंट होंगे, तो किसको x1 y1 माने और किसको x2 y2 माने। तो मेरे भाई तो किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकता है। बस एक बात का ध्यान रखियो, किस बात का, कि तू जो x1 y1 मानेगा ना वो यहाँ भी वही x1 y1 रखने हैं और यहाँ भी वही x1 y1 रखने हैं, वरना सवाल गलत हो जाएगा। आई बात समझ में, क्वेश्चन आसान था, फॉर्म आसान थी। ये क्या है फॉर्म्स पढ़ रहे हैं हम, अलग अलग फॉर्म्स, कि अगर हमें ये गिवन होगा तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये गिवन होगा तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी फॉर्म के ऊपर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन y इंटरसेप्ट, जब हमें y इंटरसेप्ट गिवन हो और स्लोप गिवन हो m, स्लोप m इज गिवन। ठीक है, तो बहुत ईजी होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पे हमारा y इंटरसेप्ट है c और स्लोप है m। तो y इंटरसेप्ट ये रहा और स्लोप है m। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि वो y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, वो लाइन जो है वो y एक्सिस को कहाँ पे काट, जैसे मान लो ये ग्राफ है उसका। ठीक है, ये हमारे पास है x y एक्सिस, ये हमारे पास है x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये लाइन है। इस लाइन ने जहाँ पे y को काटा तो ये बन गया y इंटरसेप्ट और स्लोप हमारा क्या है m। तो फॉर्म क्या बनी, y इक्वल्स टू mx प्लस c। हो गया होगा क्लियर, उम्मीद है आप लोगों को। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन y इंटरसेप्ट c एंड स्लोप m इज गिवन। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इकोनॉमिक्स। तो ये तो हमारी अलग फॉर्म थी। ठीक है, वैसे मैं क्वेश्चन कर भी देता हूँ इस वाली फॉर्म का भी। अब इस वाली फॉर्म का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि मान लो अगर आपको y इंटरसेप्ट दे रखा है 2, यानी कि आपको दे दिया c दे दिया आपको 2 और स्लोप दे दिया m आपको 5, तो आप ये इक्वेशन कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है, y इक्वल्स टू mx, m की जगह पुट होगा 5, तो 5x और c की जगह आ गया प्लस में 2, प्लस c नहीं प्लस 2, ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। और क्या आपको पता है क्या, कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो आप इस फॉर्म को यूज करके स्लोप भी निकाल सकते हो। बात ही भाई कैसे समझाता हूँ, जैसे मान लो इक्वेशन ये थी, ठीक है, ये इक्वेशन थी, इसमें ना y को अकेला बना लो, y के पास कुछ मत छोड़ो, तो y को अकेला बना दूंगा तो x को मुझे वहां भेजना पड़ेगा, तो x क्या हो जाएगा 14 माइनस में x, ये आ गई y की वैल्यू। तो जो चीज x के मल्टीप्लाई में होगी वही हमारा स्लोप होगा। तो देखो ध्यान से, x के मल्टीप्लाई में पे m था, यहाँ पे क्या कंपेयर कर लो, इसका मतलब x के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो -1 हमारा क्या बन जाएगा स्लोप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, y बराबर 5x प्लस 2, ये भी आ गया। चलो अब करते हैं यूज ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इकोनॉमिक्स। स्ट्रेट लाइन को इकोनॉमिक्स में कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, उन ग्राफ्स को बनाने के लिए हम स्ट्रेट लाइन को यूज करते हैं। कैसे समझते हैं यहाँ पे, जैसे ये एक ग्राफ है ऑटोनोमस कंजप्शन का, उम्मीद है सबको कंजप्शन का तो पता होगा, क्योंकि हम सारे क्या है कंज्यूमर्स हैं, हम कुछ ना कुछ
गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, कंज्यूम करते रहते हैं। जैसे फिलहाल आप मेरी सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई बात समझ में? ठीक है, तो आपको पता है कि चाहे हमारी इनकम जीरो हो जाए, हमारी कंजप्शन कभी जीरो नहीं होती, है ना। जैसे मान लो कि हम जानते हैं घर में भाई कमाने वाले बंदे तो सारे नहीं होते, बच्चे तो नहीं कमाते हैं, पर बच्चे कंज्यूम तो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बेशक हमारी इनकम जीरो हो जाए, हमारी कंजप्शन जीरो नहीं होती। उस कंजप्शन मतलब जब हमारी इनकम जीरो हो और तब भी हम जो कंज्यूम करें उसी को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, और उसी का ग्राफ है ये। आई बात समझ में? यानी कि जब हमारी इनकम जीरो हो तो कंजप्शन जो होगी उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन। जैसे ये हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब बात करते हैं, ये याद आ रहा होगा सबको, ये हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि ठीक है, डिमांड का क्या लॉ होता है? ठीक है, हम सब जानते हैं कि डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी आपस में इनवर्स रिलेशन फॉलो करती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, है ना। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि जैसे मान लो कि अगर केले के जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि मान लो पहले प्राइस ये था तो क्वांटिटी में ये कंज्यूम कर रहा था, लेकिन जैसे प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। क्या किसी को पता है प्राइस बढ़ते क्वांटिटी कम क्यों कर दी हमने? क्योंकि हमारे पास इनकम तो लिमिटेड है ना। एक तो सिंपल सी बात है, जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास, मान लो मेरी पॉकेट में मिल जाए मेरे को 100 रुपये और केले हैं फिलहाल 50 रुपये डजन, तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीद लूँगा? आप ही बताओ। 2 क्वांटिटी यानी कि 2 डजन खरीद लूँगा मैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही केले जो हैं पॉकेट मनी सेम है 100 रुपये, केले हो गए 100 रुपये डजन, अब मैं कितनी ले पाऊंगा? सिर्फ 1 डजन। तो ये क्या हो गया? जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है किस चीज़ का, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो मैं कम चीज़ें परचेज कर पाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, अगर क्वांटिटी क्या नाम है, प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो क्वांटिटी हम कम कर देंगे कंज्यूम करना, और अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है अगर प्राइस कम हो गया है तो। ये तो होता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये बात समझ में। अब मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। इसका ग्राफ आपको दिख रहा होगा, इसमें भी स्ट्रेट लाइन हमारी हेल्प करता है। ये लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मतलब मान लो कि भाई मैं ठेला लगाता हूँ सेब बेचने का, तो मैं क्या चाहूँगा कि मैं अपने सेब सबसे ज़्यादा कब बेचूँ? जब कोई मुझे उसके हायर प्राइस ऑफर कर रहा हो, है ना। यानी कि जब प्राइस बढ़ेगी तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा, लेकिन अगर कोई मुझे कम प्राइस में अगर बोलेगा तो मैं क्वांटिटी भी कम कर दूंगा बेचना, है ना। यानी कि इसे हम बोलते हैं चीज़ों को स्टॉक करके रख लेना। जैसे मान लो मुझे लगता है कि नियर बाय फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है किसी चीज़ की, तो मैं स्टॉक कर लूँगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो प्राइस बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं बेचूंगा, मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मेरी चीज़ें जितनी महंगी में जाए उतना अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि उतना ज़्यादा मुझे क्या मिलेगा? रेवेन्यू जनरेट होगा, और फिर उतना ज़्यादा मुझे क्या होगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर प्राइस ये होगा तो मैं ये क्वांटिटी बेचूंगा, प्राइस ये हो जाएगा तो मैं ये वाली क्वांटिटी बेचूंगा, और जब प्राइस ये हो जाएगा तो मैं ये वाली क्वांटिटी बेचूंगा। ये कौन सोचता है? प्रोड्यूसर, जो चीज़ें बनाता है। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के टर्म्स थी जहां पे हम स्ट्रेट लाइन को यूज करते हैं। ऐसी बहुत सी टर्म्स होती हैं, ठीक है, पर मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स लिए जहां पे हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स को इनको यूज करते हैं। आने वाली वीडियो में बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जहां पे हम ग्राफ की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई बात समझ में? उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने अब तक स्ट्रेट लाइन खत्म कर लिया, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स खत्म कर ली, बस कुछ क्वेश्चंस करने बाकी हैं। उसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, इसी कंसेप्ट के ऊपर। आई बात समझ में? तो देखते रहिए, और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और अपने उस ग्रुप में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर अगली वीडियो। इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।